अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका या इसराइल या मगरबी ममालिक जहां पर भी अपने नापाक कदम रखते हैं, खासकर मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक में जहां पर भी ये लोग रिजीम चेंज करवाते हैं, जहां पर भी ये लोग ये नापाक ऑपरेशन करते हैं, तो वहां के लोग सिर्फ तबाही ही देखते हैं। वहां के लोगों के नसीब में सिर्फ मुश्किलात ही होते हैं। वहां के लोगों के नसीब में वहां की खाना जंगी होती है। आइए आपको बताते चले कि इस ऑपरेशन और इस रिजीम चेंज के जरिए अमेरिका ने किस किस मफादात के तहत अपने आप को फायदे पहुंचाए और इस इस्लामी ममालिक को क्या क्या नुकसान पहुंचाए, आपको बताते चले। लेकिन तफसील से हम बताएंगे, एक एक करके वो ममालिक के नाम बताएंगे जहां पर अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाए थे, जहां पर अमेरिका ने ऑपरेशन करवाए थे और उन लोगों के सरबराहान को या तो कैद में डाला था या तो उन लोगों को फांसी दिया था। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ईरान। ईरान का ऑपरेशन एजाक्स 1953 का। आपको बताता चलो कि CIA और MI6 ने ईरान के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, क्योंकि इसने तेल को कोमियाने का ऐलान किया। इस रिजीम चेंज के जरिए शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस लाया गया और फिर ईरान पर आमरीत मुसल्लत हुई और आज़ादी सलब हुई और मगरबी कंपनियां दोबारा ईरानी तेल पर काबिज हुए और खित्ते में एक अमेरिका दोस्त हुकूमत कायम हुई। यानी कि 1953 में CIA और MI6 के जरिए ईरान में एक ऑपरेशन होता है और तख्ता उलट दिया जाता है। किसका? वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है और रिजीम चेंज के जरिए अमेरिकन अपनी कठपुतली को इख्तिदार सौंपते हैं और इसके जरिए अमरीत मुसल्लत होती है ईरान में, और ईरान में इंसाफ आज़ादी सलब हो जाती है और ईरान के जो हुकूक होते हैं, ईरान के जो जमहूरी निज़ाम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है इराक पर अमेरिकी हमला, वो भी 2003 में। अब इस हमले को आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये हमला बहुत ही मशहूर है और इस हमले में अमेरिका ने इराक के एक बहुत ही मशहूर और नामवर और बहादुर शख्सियत को गिरफ्तार करके फिर बाद में फांसी भी दी थी। आपको बताता चलूं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से एक बहुत ही झूठा इल्जाम लगाया गया इराक पर। किसने लगाया? अमेरिका और बरतानिया ने। फिर इस इल्जाम को बुनियाद बनाकर एक हमला किया इराक पर 2003 में, जिस हमले के नतीजे में इराक में भी रिजीम चेंज करके सदाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। यानी कि हमला करके रिजीम चेंज करवाया और सदाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर दिया गया और बाद में फांसी भी दी गई सदाम हुसैन को। और यूं ही मगरबी ममालिक और अमेरिका का तेल के जखायर पर कब्जा और फौजी अड्डे और खित्ते में असर रसूख में इजाफा देखने को मिला। यानी और सदाम हुसैन को इसके नतीजे में गिरफ्तार करके फिर बाद में फांसी भी दी गई। और इसका क्या फायदा पहुंचा यूरोप को और अमेरिका को? वहां के तेल के जखायर पर अमेरिका और बरतानिया का कब्जा हुआ और वो लोग इस पर मजे करते रहे। तीसरे नंबर पे आता है लीबिया पर नेटो की बमबारी 2011 में। अब आपको सुनना है, क्योंकि लीबिया पर भी 2011 में नेटो ने ही हमला किया था। अब आगे आगे सुनिए। नेटो ने इंसानी हुकूक का बहाना बनाकर मोहम्मद कजाफी के खिलाफ फिजाई हमले किए और रिजीम चेंज के लिए कजाफी को कत्ल कर दिया गया और हुकूमत खत्म हुई, जिसके बाद मुल्क टूट फूट का शिकार हुआ। मलेशियाओं की हुक्मरानी और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ और फिर अफ्रीका में अमरीकी और यूरोपीय रसाई में इजाफा और खुद कजाफी के सोने के मंसूबे को रोका गया। मतलब कि अफ्रीका में जो सोने का मंसूबा था कजाफी का, वो रोका गया और अब अफ्रीका के लिए रसाई में यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के लिए आसानी और इजाफा मतलब हुआ। उन लोगों की रसाई में इजाफा हुआ, वो लोग ज्यादा आते जाते थे। चौथे नंबर पे आता है शाम में 2011 से ताहाल खाना जंगी और खुफिया मुदाखलत। यानी CIA और दीगर एजेंसियों ने बागियों की मदद की। इसराइल ने असद हुकूमत के खिलाफ हमले किए और इस दफा मगरब और अमरीकियों की रिजीम चेंज को बशारुल असद ने नाकाम बनाया और बशारुल असद बच गए, मगर लाखों लोग जान की बाजी हार गए और लाखों लोग बेघर हुए, जिससे बशारुल असद को कमजोर और साथ ही ईरान को महदूद करने में खुफिया ताकतें कामयाब हुई। यानी इसराइल की मदद से ये लोग शाम में हमले करते हैं, शाम पे बमबारी करते हैं, लेकिन इस दफा मगरबी ममालिक और अमरीकी ताकत जो है यहाँ पर नाकाम हो जाती है, क्योंकि बशारुल असद की जो हुकूमत होती है उसका तख्ता उलटने में अमरीकी ताकत और मगरबी ताकत नाकाम हो जाती है। लेकिन लाखों जानों का जो नुकसान होता है,
लाखों लोग जो थे वो बेघर हो जाते हैं। और अमेरिका जो चाहता है ईरान को महदूद करने के लिए, उस मकसद में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बशार अल असद की जो हुकूमत थी वो बच तो गई, लेकिन बशार अल असद की जो ताकत थी उसमें बहुत सारी कमी आई और बशार अल असद को ये लोग कमजोर करने में कामयाब हो गए। 5वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान। ये वो वाकया है जो हमने किस्सों में भी सुना है और जिसका नजारा हमने अपने आंखों से भी देखा है, क्योंकि हम इस सदी में पैदा हुए थे, हम इस दिहाई में जवान हुए हैं, जिस सदी में और जिस दिहाई में अमरीकी जो है वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग निकले, इसका भी हम आपसे जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान में 1979, 1989, 2001 और 2021 के वाकयात। पहले सोवियत यूनियन मुखालिफत के लिए मुजाहिदीन को इस मगरबी और अमरीकी ताकतों ने सपोर्ट किया और फिर खुद तालिबान के खिलाफ हमला किया। फिर यूं ही 2001 में रिजीम चेंज के नतीजे में तालिबान हुकूमत का तख्ता उलट दिया और जो 9/11 के इल्जाम में सब हुआ, ये सब सिलसिला चलता रहा और पूरे 20 साल बाद 2021 में अमरीकियों के इनखला के बाद दोबारा से तालिबान ने इख्तिदार संभाला। लेकिन मुसलसल जंगे, लाखों अमवात, दाखिली इंतशार और लाखों लोगों की हिजरत और तालीमी और माशी तबाही का सबब बना। यानी कि अमरीकन आते हैं 2001 में 9/11 का बहाना बनाकर तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटते हैं। यहाँ पर भी रिजीम चेंज के जरिए अपने मोहरों को लाते हैं, जो अमरीकियों के मदद के लिए वहां पर तालिबान से लड़ते हैं। और फिर यूं ही 20 साल के बाद वहां से अमरीकियों का इनखला हो जाता है। लेकिन अफगानिस्तान को कंडर बना के, अफगानिस्तान के लोगों को हिजरत पे मजबूर करके, अफगानिस्तान के लोगों को तबाही लाके वहां पर अफगानिस्तान को छोड़कर अमरीका भाग जाता है। 6ठे नंबर पे आ जाता है मुस्तकिल मुदाखलत यमन में। यहाँ पर मगरबी ममालिक और अमरीका ने सऊदी अरब को असलहा फराहम किया, खुफिया हमले कराए और ड्रोन इस्तेमाल किए। जंग का फायदा उठाते हुए अली अब्दुल्ला सालेह के हुकूमत का खात्मा किया और आज तक यमन खाना जंगी का शिकार है। यहाँ पर अमरीका और मगरबी ममालिक का क्या फायदा था? एक तो ये कि ईरान और यमन को महदूद कर दिया जाए, उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। दूसरा फायदा ये था कि यहाँ पर सऊदी अरब को अमरीका और मगरबी ममालिक ने असलहा फराहम किया और सऊदी अरब के जरिए इराक यमन पर हमले करवाए और अपने असलहों को खरीदो फरोख्त में तेजी लाई और अपने असलहों को बड़ी तादाद में अमरीका ने फरोख्त किया था इस मरतबा। अब 7वें नंबर पे आता है फलस्तीन। फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा जो आप सब जानते हैं, तारीख में भी है, 1948 से ये लोग फलस्तीन पे काबिज है और गैर कानूनी तौर पे फलस्तीन पे कब्जा कर दिया है इन लोगों ने। और फलस्तीन के जो सारे इंसानी हुकूक है वो इन लोगों ने हड़प कर दिए है और रोज बरोज ये आगे बढ़ते जा रहे हैं अरब ममालिक की तरफ, क्योंकि इन लोगों का मंसूबा द ग्रेटर इसराइल है। आपको बताता चलूं कि अमरीकी और मगरबी हिमायत की वजह से इसराइल अब तक फलस्तीन पर काबिज है और जुल्म और जबर के जरिए फलस्तीन को दबाने की कोशिश में है। अब तक फलस्तीन के बेशुमार हुक्मरानों और जंगी क़यादत को कत्ल करने में इसराइल कामयाब हो चुका है और अभी भी अपना जुल्म जारी रखा हुआ है। इस मुस्तकिल जंगी माहौल से लाखों लोगों की जान चली गई है, बेशुमार लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए, जिसका फायदा फिर से मगरबी और इसराइल समेत अमरीका को हुआ, क्योंकि फलस्तीन के मसले की वजह से इसराइल खित्ते पर कई हद तक कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं और साथ ही साथ अरब ममालिक को भी तकसीम कर दिया है। यानी कि फलस्तीन के मामले पर आज भी लोग हमें नजर आते हैं, अरब ममालिक खुसूसन, जो कहते हैं कि हमास को हमला नहीं करना चाहिए था, ये गैर जरूरी था, ये गैर कानूनी था और ये हमला क्या कहते हैं कि गैर इंसानी सलूक था। तो यहाँ पर भी हमें अरब ममालिक जितने भी है वो तकसीम नजर आते हैं। बहुत सारे ममालिक जो है, मसलन यमन हुआ और लबनान हुआ, वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ अगर हम शाम को देखें या सऊदी अरब को और यूएई को देखें तो वो फलस्तीन से दूर हमें नजर आते हैं और वो बाकायदा से इसराइल के साथ तिजारत भी जारी रखते हैं और इसराइल के साथ अपने जो मामलात है वो भी जारी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी सुना कि इसराइल के यहाँ पर कई हद तक अपने इलाके कब्जे करने में कामयाबी और साथ ही साथ अरब ममालिक को तकसीम करने में ये इसराइली कुव्वत और मगरबी कुव्वत जो है या अमरीकी कुव्वत जो है वो भी कामयाब हुआ है। तो इस व्लॉग में ये इतनी तफसील से बातें बताना, आप सबको ये बातें बताना, वाहिद मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को बताओ कि अमरीका ने या इसराइल ने या मगरबी ममालिक ने जहां पर भी कदम रखा है, चाहे वो इंसानी हुकूक का बहाना बनाकर
چاہے وہ وہاں پر 9/11 کا بہانہ بنا کر یا وہاں پر کوئی خطرناک ہتھیار بنانے کا منصوبہ یہ لوگ بناتے ہیں کہ یہ لوگ ہتھیار بناتے ہیں اور وہ تمام ملکوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو وہ بہانہ بنا کر وہاں پر یہ لوگ چڑھائی کرتے ہیں اور اپنا آپریشن کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے تباہی لاتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کہاں پر بھی اس قوم کو کامیابی نہیں دے سکے، جہاں پر بھی یہ لوگ قدم رکھے تباہی آئی ہے، خانہ جنگی ہی آئی ہے اور بغاوت ہی آئی ہے، اور وہاں کے لوگ در بدر اور ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے وسائل، ان لوگوں کے جو معدنیات ہوتے ہیں، جو تیل کے ذخائر ہوتے ہیں، ان پر یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے ابھی تک کوئی ہی فائدہ ہی نہیں پہنچایا، بلکہ صرف نقصان ہی نقصان اور جنگیں ہی لائے ہیں مسلمانوں کی سرزمین پر۔ اب باری ہے پاکستان اور ایران کی۔ ایران میں تو یہ لوگ ناکام ہی نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ لوگ کئی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ یہ لوگ ہر مسلم ممالک میں آپریشن نہیں کرتے، اپنے رجیم چینج کرواتے ہیں اپنے موروں سے، اور جمہوریت کو دفن کر کے معاشی قتل کرواتے ہیں اس قوم کا، اور اس قوم کو معاشی طور پر بھی غلام بنا دیا جاتا ہے اور سیاسی طور پر بھی ان لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے خودداری کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ خودداری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہی ان لوگوں کا مقصد تھا کہ مسلمان ممالک کو ہم کمزور کر دے، کیونکہ مسلمان ممالک اگر مضبوط ہوں گے تو وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر مسلمان ممالک ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، تو پھر ہماری بادشاہت اور ہماری بدماشی جو اس دنیا پہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ سپر پاور نہیں کہلائیں گے، پھر ہم بھی ایک عام ریاست کہلائیں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے آخر میں درخواست ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل نیا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، والسلام۔